प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में 90,000 से अधिक लाभार्थियों को सौंपी घरों की चाबी। 2,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास कार्यों की प्रगति को लेकर की समीक्षा बैठक। कहा, पहले विभाग करते थे मनमर्जी, अब लोगों की मांगों पर पूरे हो रहे हैं विकास कार्य। पंजाब के कृषि मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। गन्ना किसानों के बैंक खातों में सोमवार तक डाली जाए बकाया राशि। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में आज कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बनाए गए 90,000 से अधिक घरों को लाभार्थियों को सौंपा। इसके अलावा उन्होंने सोलापुर में रायनगर हाउसिंग सोसाइटी के 15,000 घर भी सौंपे। इस दौरान पीएम ने सोलापुर में करीब 2,000 करोड़ रुपए की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में पीएम स्वनिधि के 10,000 लाभार्थियों को पहली और दूसरी किश्त भी जारी की। घर पाने वाले लाभार्थियों में हजारों हथकरघा श्रमिक, विक्रेता, पावरलूम श्रमिक, कचरा बीनने वाले, बीड़ी श्रमिकों व ड्राइवर जैसे लाभार्थी शामिल हैं। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि महाराष्ट्र के ये 1 लाख से अधिक परिवार भी 22 जनवरी को अपने पक्के घरों में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों और मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वह आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। हमारा मार्ग है डिग्निटी ऑफ लेबर, हमारा मार्ग है आत्मनिर्भर श्रमिक, हमारा मार्ग है गरीबों का कल्याण। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बड़े बड़े सपने देखिए, छोटे सपने मत देखना। आपके सपने ये मेरा संकल्प है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पहले दिन से ही प्रयास कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो और राम राज्य ही है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों के नाम पर योजनाएं तो बनाई जाती हैं, लेकिन उनका लाभ गरीबों को नहीं मिलता था। पहले की सरकारों की नीति, नियत और निष्ठा कटघरे में थी। हमारी नीयत साफ है और गरीबों को सशक्त करने की है। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत अब कोचिंग इंस्टीट्यूट 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा भ्रामक वादे करना, अच्छे नंबरों की गारंटी देने की भी पाबंदी लगा दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर को नियुक्त नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान छात्रों का नामांकन करने के लिए माता पिता को गुमराह करने वाले रैंक अथवा अच्छे नंबरों की गारंटी भी नहीं दे सकते। छात्रों का नामांकन सिर्फ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के बाद होना चाहिए। कोचिंग सेंटर किसी भी ऐसे ट्यूटर या व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते जिसे नैतिक रूप से भ्रष्टता के किसी भी अपराध में दोषी ठहराया गया हो। कोचिंग सेंटरों की वेबसाइट भी होगी जिन पर ट्यूटरों की शैक्षिक योग्यता, पाठ्यक्रमों, उन्हें पूरा किए जाने की अवधि, छात्रावास की सुविधाएं और लिए जा रहे शुल्क का पूरा विवरण देना होगा। वहीं दिशा निर्देशों के मुताबिक विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस उचित होनी चाहिए और उसकी रसीद भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। अगर छात्र ने पाठ्यक्रम की पूरी फीस का भुगतान कर दिया है और वो पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ देता है तो उसे 10 दिनों के भीतर प्रो राटा बेसिस पर फीस रिफंड भी की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा विकास कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी जनसंवाद पोर्टल पर अपलोड हुए सभी प्रकार के विकासात्मक कार्यों को प्रतिदिन देखें और एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।
प्रदेश सरकार की मंशा है कि जन संवाद कार्यक्रम के दौरान नागरिकों द्वारा उठाई जा रही सभी मांगों व शिकायतों को प्राथमिकता देते हुए इन्हें पूरा किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में विकास कार्यों से संबंधित लगभग 70,000 डिमांड व शिकायत जन संवाद पोर्टल पर अपलोड हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पहले संबंधित विभागों की मनमर्जी से काम होते थे, अब लोगों की मांगों पर धरातल पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रमों में आने वाली सभी मांगों को भी इस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद प्राथमिकता के आधार पर सभी कार्यों को धरातल पर लाने की दिशा में संबंधित विभाग कार्य करेंगे। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए बड़े स्तर पर कार्य किया जाएगा, इसके लिए जिले में उपायुक्त हर माह सड़क सुरक्षा संगठनों के साथ मासिक बैठकें आयोजित करेंगे। लोगों को जागरूक एवं सचेत करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। मुख्य सचिव कल चंडीगढ़ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के सड़क सुरक्षा दुर्घटनाओं में आवश्यक इसके अलावा डाटा एकत्र करने भी संजय ऐप की मदद ली जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 2022 के दुर्घटना आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में लगभग 60% मौतों में से 5% मौत सड़क पर हुई हैं। हरियाणा के 7 जिलों में वर्ष 2022 के दौरान दुर्घटनाएं अधिक हुई, जिन पर विशेष रूप से फोकस रखा जाएगा। इसके अलावा हाई स्पीड, लापरवाही से ड्राइविंग करना, खतरनाक ओवरटेकिंग, लेन चेंजिंग, शराब पीकर ड्राइविंग के प्रति भी विशेष रूप से जागरूक एवं सचेत किया जाएगा। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने संगरूर क्षेत्र के गन्ना किसानों के बैंक खातों में सोमवार तक गन्ने की बकाया राशि 1 करोड़ 5 लाख रुपए डालने की अधिकारियों को हिदायत की है। इसके अलावा उन्होंने संगरूर के डिप्टी कमिश्नर को इस महीने के अंत तक भगवानपुरा शुगर मिल से किसानों को बकाया रकम जारी करवाने के लिए कहा है। कृषि मंत्री ने अपने चंडीगढ़ दफ्तर में संगरूर जिला प्रशासन, भगवानपुरा शुगर मिल के प्रबंधकों और गन्ना काश्तकार संघर्ष कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान जारी किए। अयोध्या में राम मंदिर गर्भगृह में रखी रामलला की मूर्ति की पहली झलक अब सामने आ चुकी है। रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में बने आसन पर रख दिया है। मूर्ति को अभी कपड़े से ढका गया है। अनुष्ठान के चौथे दिन आज श्री राम मंदिर के अग्निकुंड की स्थापना की गई। इसके लिए अरण्य मंथन से अग्नि प्रकट की गई। इससे पहले गणपति आदि स्थापित देवताओं के पूजन का कार्य संपादित किया गया। अयोध्या में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अब केवल 3 दिन रह गए हैं। कार्यक्रम की सभी तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। अयोध्या में गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के नेतृत्व में प्राण प्रतिष्ठा से पहले के अनुष्ठान चल रहे हैं, जो 21 जनवरी तक जारी रहेंगे। देश भर से अयोध्या पहुंचे भक्तों के लिए रामलला का स्थायी रूप से दर्शन करने का आज आखिरी दिन है। कल से 22 जनवरी तक भक्तों के लिए दर्शन बंद रहेंगे। कर्मचारियों को समारोह में भाग लेने के लिए उनकी मांग पर केंद्र ने इस दिन सभी कार्यालय दोपहर 2:30 बजे तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या का दौरा करेंगे। इस दौरान वे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही अधिकारियों के साथ सुरक्षा से लेकर अन्य व्यवस्थाओं की भी समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किए। उन्होंने भगवान राम पर दुनिया के विभिन्न देशों में जारी डाक टिकटों के संकलन की पुस्तिका भी जारी की। डाक टिकट के डिजाइन में राम मंदिर चौपाई, मंगल भवन, अमंगल हारी सूर्य, सरयू नदी तथा मंदिर और मंदिर के आसपास की प्रतिमाओं के चित्र शामिल हैं। इस मौके पर पीएम ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि श्री राम, माता सीता और पवित्र ग्रंथ रामायण देश और दुनिया में मानवता को जोड़ने का एक माध्यम है। एकता और साहस दिखाने वाली रामायण अनेक मुश्किलों में भी प्रेम की जीत सिखाने वाली रामायण पूरी मानवता को खुद से जोड़ती है। यही कारण है कि रामायण पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 48 पन्नों की इस पुस्तक में संयुक्त राष्ट्र के अलावा अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, कंबोडिया और संयुक्त राष्ट्र जैसे
देशों सहित 20 से अधिक देशों द्वारा जारी किए गए डाक टिकट शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फिजी, इंडोनेशिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, गयाना, सिंगापुर, ऐसे कितने ही देशों ने भगवान राम के जीवन प्रसंगों पर बहुत सम्मान के साथ, आत्मीयता के साथ पोस्टल स्टैंप जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने देश और दुनिया का आह्वान करते हुए कहा था कि जब तक दुनिया में पर्वत और नदियां हैं तब तक रामायण और भगवान श्री राम का चरित्र प्रसारित होता रहेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष व पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गौरिल्ला रोहिणी और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा से चर्चा की। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि इस परामर्श प्रक्रिया के लिए नागरिकों, राजनीतिक दलों और प्रतिष्ठित न्यायविदों से सुझाव और विचार मांगे गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि समिति के अध्यक्ष ने कल नई दिल्ली में मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी से भी मुलाकात की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कल देश में 2 ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए इक्विटी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये संयंत्र कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा लगाए जाएंगे। इनका लक्ष्य लोगों को उचित लागत पर सस्ती बिजली प्रदान करना है। इनमें से एक संयंत्र मध्य प्रदेश में अमरकंटक ताप विद्युत पावर स्टेशन के नाम से लगाया जाएगा। इससे दक्षिण पूर्व कोल फील्ड्स लिमिटेड और मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा संयुक्त उद्यम के रूप में संचालित किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन महानदी बेसिन पावर लिमिटेड द्वारा ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है और चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर सहयोग को भी स्वीकृति दी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के दौरान मैदानी इलाकों में शीतलहर जारी रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर राजस्थान में कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में तापमान 7 से 10 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर भारत में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी राजस्थान में रात और सुबह के समय में कुछ घंटों तक घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है। चंडीगढ़ में सुबह घने कोहरे के बाद निकली हल्की धूप ने लोगों को ठंड से थोड़ी राहत दिलाई। मौसम विभाग के अनुसार दिन का तापमान अभी 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो सामान्य है। सुबह शाम शीतलहर के कारण तापमान में अचानक गिरावट आ रही है, जो अगले 4-5 दिन जारी रहेगी। वहीं कालका से कटरा जाने वाली ट्रेन को 27 फरवरी तक रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ से जाने वाली 7 फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर पाई और आने वाली 6 फ्लाइट्स देरी से पहुंची। पुणे से आने वाली एक फ्लाइट रद्द भी रही। अब खबरें फटाफट। सरकार ने फार्मासिस्ट से केवल वैध नुस्खे पर ही एंटीबायोटिक्स बेचने को कहा। दवाएं लिखते समय कारण बताने के भी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने दिए निर्देश। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम और वीवीपैट पर देशव्यापी जागरूकता कार्यक्रम किया शुरू। 4250 मोबाइल वैन सभी राज्यों में किए तैनात। आप के चेयरमैन अशोक तंवर ने पार्टी के सभी प्रारूपों से दिया इस्तीफा। कांग्रेस के साथ आपके गठबंधन पर जताई नाराजगी। कल भाजपा में शामिल होने के संकेत। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का आज होगा औपचारिक उद्घाटन। इंडोर और आउटडोर खेल स्पर्धाएं चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेली जाएंगी। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।